जय हिंद साथियों, आप लोगों को कुमार गुप्ता स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो ध्वनि अर्थात साउंड है। तो चलिए हम लोग साउंड को समझते हैं कि साउंड आखिरकार है क्या। सबसे पहले हम लोग साउंड की डिफिनीशन के बारे में पढ़ते हैं। साउंड बाबू लोग यह एक तरह का यांत्रिक तरंग है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और यह किस माध्यम में चलती है? यह ठोस में भी चलती है, द्रव में भी चलती है और गैस, तीनों में चल सकती है। अगर बात करें ध्वनि बनती कैसे है, तो ये कणों के कंपन के कारण बनती है ना। ध्वनि कैसे बनती है? तो कणों के कंपन के कारण बनती है, अर्थात वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के कारण बनती है। और अगर बात करें ह्यूमन बीइंग में, मानवों में ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? मानवों में ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? तो जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है अर्थात वाक तंतु होता है, उसमें वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण से ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर बात करें पंछियों में, तो पंछियों में बाबू लोग सिरेनक्स होता है ना। उसमें जब कंपन होता है ना, उससे से आवाज उत्पन्न होती है पंछियों में। और अगर बात करें पुरुषों के वोकल कॉर्ड की लंबाई, तो इसकी लंबाई होती है 1.75 से 2.25 सेंटीमीटर, जबकि स्त्रियों के वोकल कॉर्ड की लंबाई होती है 1.25 सेंटीमीटर से 1.75 सेंटीमीटर। अर्थात दोनों के वोकल कॉर्ड की लंबाई का अंतर होता है 0.5 सेंटीमीटर या 0.50 सेंटीमीटर, कुछ भी बोल सकते हो इसको, है ना। तो ध्यान देना, इन दोनों के वोकल कॉर्ड की लंबाई के कारण ही अंतर होता है। इसी अंतर के कारण पुरुषों का आवाज़ जो है थोड़ा स्त्रियों की आवाज़ के मुकाबले थोड़ा भारी होता है। और अगर बात करें तो ध्वनि जो है बाबू लोग वो निर्वात में नहीं चल सकता है। ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकता है। निर्वात का मतलब वैक्यूम होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। वैक्यूम उसको बोलते हैं बाबू लोग जहाँ पर किसी भी तरह का कोई एयर नहीं रहता है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम अर्थात निर्वात। अगर बात करें ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ध्वनि के अध्ययन को बाबू लोग एकॉस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एकॉस्टिक कहते हैं ध्वनि के अध्ययन को। और आगे बात करते हैं हम लोग ध्वनि के बारे में। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि ध्वनि क्या होता है बाबू लोग। तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग भी होती है, साथ ही साथ अनुप्रस्थ भी होती है, परंतु अनुप्रस्थ बहुत ही कम जगह पर होती है। कहाँ होती है? ध्यान देना, हमने लिखा है कि ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, इसके अंदर जो ध्वनि है हमेशा अनुदैर्घ्य रहेगा। क्या? ठोस, द्रव, गैस के अंदर ध्वनि हमेशा अनुदैर्घ्य रहेगा, जबकि ठोस के ऊपर अनुप्रस्थ होती है बाबू लोग। ध्यान देना, ठोस, द्रव, गैस के अंदर क्या रहेगा? अनुदैर्घ्य, परंतु ठोस के ऊपर क्या रहेगा? अनुप्रस्थ रहेगा। और आगे बात करें तो ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग दोनों ही होती है। हमने आपको पहले बताया ध्वनि तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे दोनों होती हैं। जबकि ध्वनि तरंग के अलावा जितने सारे तरंग हैं, ध्वनि तरंग के अलावा जितने सारे तरंगे वो सारे के सारे अनुप्रस्थ होते हैं। कहने का मतलब ट्रांसवर्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में। तो यह तरंग जो है बाबू आगे और पीछे, कहने का मतलब टू एंड फ्रो या ऊपर या नीचे, अप एंड डाउन करके गति करता है, इसीलिए इसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और इस एग्जाम्पल की बात करें तो अभी हम लोग पहले देखे हैं क्या, वो है साउंड आपका ध्वनि। अगर बात करें हम लोग अनुप्रस्थ तरंग का यानी कि ट्रांसवर्स वेव का, तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है बाबू? यह तरंग जो है लंबवत गति करता है। यह तरंग जो है लंबवत गति करता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाकर गति करता है ना। इसीलिए इसका नाम अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। ध्यान देना, हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया हुआ है 90 डिग्री का एंगल, है ना। ये 90 डिग्री का एंगल बना के चलता है, जिसके कारण से इसका नाम अनुप्रस्थ तरंग है। और ये जो अनुदैर्घ्य तरंग देख रहे हो, कहने का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव देख रहे हो, ये टू एंड फ्रो, कहने का मतलब आगे एंड पीछे और अप एंड डाउन यानी कि ऊपर और नीचे करके गति करता है, जिसके कारण से वो अनुदैर्घ्य तरंग था। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम लोग तरंग के बारे में। तो ध्यान देना, जो ध्वनि तरंग का जो गुण है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, अच्छी तरह से समझ लो कि ध्वनि तरंग आखिरकार वह गति कैसे करता है। ध्वनि तरंग गति कैसे करता है? तो ध्यान देना, हमने यहाँ पर एक वस्तु लिया है जिसमें कंपन उत्पन्न हो रही है। एक वस्तु यहाँ पर लिया है जिसमें कंपन उत्पन्न हो रही है। जब कंपन उत्पन्न होती है तो यहाँ से जो भी ध्वनि से उसमें से जो कण निकलते हैं वो क्या रहते हैं? हाई डेंसिटी वाले एरिया से गुजरते हैं पहले, उसके बाद पुनः आते हैं लो डेंसिटी वाले एरिया में, उसके बाद पुनः आते हैं हाई डेंसिटी वाले एरिया में, पुनः लो डेंसिटी, पुनः हाई डेंसिटी। कहने का मतलब इसी प्रक्रिया के सिलसिले से गुजरते हुए हमारे कानों तक पहुँचता है। तो इसी तरह से ध्वनि आगे गति करता है। कहने का मतलब सबसे पहले हाई डेंसिटी वाला एरिया में यानी उच्च घनत्व वाला क्षेत्र में क्या करता है? साउंड सबसे पहले जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? तो लो डेंसिटी वाले एरिया में, कहने का मतलब निम्न घनत्व वाले क्षेत्र में जाता है। उसके बाद पुनः हाई डेंसिटी में, उसके बाद पुनः लो डेंसिटी में। तो ध्यान देना बाबू लोग, जो हाई डेंसिटी वाला एरिया होता है
उसको हम लोग कंप्रेशन कहने का मतलब संपीड़न, जबकि लो डेंसिटी वाला एरिया होता है उसे हम लोग विरलन अर्थात रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना हमने क्या बताया है, यहाँ पर साफ साफ हमने नोट में आपको बता दिया है कि साउंड जो है हमेशा सी आर सी आर सी आर सी आर के रूप में गति करता है। ये सी आर का मतलब सी आर जैकल वाला नहीं समझना। ये जो सी और आर देख रहे हो बाबू लोग, तो ये सी का मतलब होता है कंप्रेशन और आर का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब सबसे पहले कंप्रेशन के रूप में, उसके बाद रिफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रिफ्रैक्शन के रूप में गति करता है कौन, तो आपका ध्वनि तरंग। इसी तरह से हमारे कानों तक पहुंचता है तो हमें साउंड सुनाई देता है। और आगे चलते हैं, हम लोग ध्वनि तरंग की बात करते हैं। तो अब देखते हैं वेवलेंथ के बारे में, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो ध्यान देना बाबू लोग, ध्वनि तरंग को हम लोग सूचित करते हैं यानी कि इंडिकेट करते हैं वो लैम्डा से। इसको क्या बोलते हैं बाबू लोग, लैम्डा बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या, तो ध्यान देना पहले सी से सी तक, फिर सी से सी तक, फिर से सी तक, या आर से आर तक, या आर से आर तक, या फिर आर से आर तक। कहने का मतलब लगातार दो संपीड़न हो या फिर लगातार दो विरलन हो, उनके बीच का जो दूरी होगा उसी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। सी से सी तक का जो दूरी होगा सो, या फिर आर से आर तक का जो दूरी होगा सो। सी से सी तक का जो दूरी है सो, या फिर आर से आर तक का जो दूरी है वो सो, उसके बीच का जो दूरी कहलाएगा वही आपका तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। और उसको इंडिकेट करते हैं बाबू लोग हम लोग लैम्डा से। अगर इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट हो जाएगा बाबू लोग इसका मीटर, क्योंकि ये क्या है, दूरी को ही दर्शा रहा है ना। तो दूरी का ऐसा यूनिट हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, मीटर होता है। अब हम लोग देखते हैं आयाम को अर्थात एम्पलीट्यूड को। ये एम्पलीट्यूड क्या होता है बाबू लोग, तो ध्यान देना आयाम किसको बोलते हैं, तो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कहने का मतलब अधिकतम ऊंचाई तक तय की गई दूरी, किसके द्वारा, तो साउंड वेव के द्वारा। साउंड वेव के द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक तय की गई दूरी, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ध्यान देना हमने यहाँ पर साउंड का जो जिस तरह से गति करता है उसको हमने बनाया हुआ है। उसके बाद ध्यान देना यह 90 डिग्री का एंगल खोल के बनाकर चल रहा है। तो यहाँ से सी से सी तक, यहाँ सी से सी तक क्या कहलाएगा बाबू, तो वही आपका तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। या फिर आर से आर तक यहाँ तक क्या कहलाएगा, तो वही आपका तरंग दैर्घ्य ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ तो जो मैक्सिमम हाइट देख रहे हो है ना, कितना अधिकतम ऊंचाई तक ये ट्रेवल कर रहा है आपका कौन, तो यह मैक्सिमम हाइट तक जो ट्रैवल कर रहा है वेवलेंथ आपका, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, है ना। कि यहाँ तक यानी जो भी दूरी ऊंचाई होगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो भी ऊंचाई उसका हाइट होगा वही इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। जबकि यहाँ से यहाँ तक जो भी इसका दूरी होगा यह इसका वेवलेंथ कहलाएगा, तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। इसका ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगा, तो मीटर ही होगा, क्योंकि ऊंचाई भी एक दूरी ही होता है, ऊंचाई भी एक दूरी होता है, इसलिए एम्पलीट्यूड का भी ऐसा यूनिट आपका मीटर ही होगा। और आगे बात करते हैं हम लोग समय अंतराल के बारे में, अर्थात इसका टाइम पीरियड के बारे में। तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो ध्यान देना एक चक्कर तय करने में लगा समय, एक चक्कर तय करने में लगा हुआ जो समय रहता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड अर्थात समय अंतराल कहते हैं। कहने का मतलब कॉम्प्रेशन से कॉम्प्रेशन तक या फिर रिफ्रैक्शन से रिफ्रैक्शन तक। हमने क्या बोला, कंप्रेशन से कंप्रेशन तक, कहने का मतलब संपीड़न से संपीड़न तक, या रिफ्रैक्शन से रिफ्रैक्शन तक, कहने का मतलब विरलन से विरलन तक। जो वेवलेंथ को जानने में जो समय लगा उसी को हम लोग बोलेंगे बाबू लोग समय अंतराल। कहने का मतलब सी से सी तक बराबर एक चक्कर हो जाएगा, या आर से आर तक बराबर एक चक्कर हो जाएगा। तो इस एक चक्कर को तय करने में जो भी समय लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं समय अंतराल। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा बाबू लोग सेकंड। वैसे भी हम लोग जब जानते हैं कि समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बात करते हैं आवृत्ति के बारे में, अर्थात इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो ध्यान देना इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं म्यू से। इसको क्या बोलते हैं बाबू लोग, म्यू बोलते हैं, म्यू म्यू म्यू, है ना। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो ध्यान देना आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, तो प्रति सेकेंड में लगाए गए चक्कर, क्या हमने बताया, प्रति सेकेंड में लगाए गए चक्कर आवृत्ति कहलाती है। यहाँ आकृति लिखा गया, आकृति नहीं हो गया, आवृत्ति होगा, है ना। क्या हुआ बाबू लोग, तो प्रति सेकेंड में लगाए गए चक्कर क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। अर्थात एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है वही उसका आवृत्ति कहलाता है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में ऐसा नहीं था, वो टाइम पीरियड में था सी से सी तक जाने में जो समय लगा, सी से सी तक जाने में जो समय लगा उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहें। लेकिन एक सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है, एक सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है उसी को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं, अर्थात फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आवृत्ति बराबर हो जाएगा 1 समय। आवृत्ति को हम लोग इंडिकेट करते हैं बाबू म्यू से, तो म्यू बराबर हो जाएगा 1/t। और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा क्या, हर्ट्ज।
है ना। ये जो समय टी जो है ऊपर जाएगा तो इस तरह से होता है, समय को हम लोग इंडिकेट करते हैं टी एस से, तो एस जाता है ऊपर, तो इसमें क्या होता है एक डॉट जैसा इस तरह से ला देता है, इसको हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज, है ना। ये प्रति सेकेंड इसको बोल सकते हो या फिर इसको हर्ट्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, तो सबसे लास्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं ध्वनि तरंग की गति के बारे में। तो हमने आपको ध्वनि तरंग की गति के बारे में बताया, गति कोई भी हो, गति के समीकरण या चाल बराबर वही होता है बाबू, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। तो दूरी ध्यान देना, ध्वनि तरंग की दूरी के लिए किसको इंडिकेट करते हैं हम लोग, लैम्डा के लिए, और समय को हम इंडिकेट करते हैं टी के लिए। वह भी हमने अभी तुरंत बताया है, 1/t को हम लोग बोलते हैं बाबू लोग म्यू, 1/t को क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा म्यू। ध्यान देना, एग्जाम हॉल में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि तरंग की गति का समीकरण क्या होता है, तो v बराबर लैम्डा यू होगा। क्या होगा, v बराबर लैम्डा यू। अगर v बराबर लैम्डा यू न दिया हुआ रहेगा तो v बराबर लैम्डा बटा c दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, अब ध्वनि तरंग की गति जो है निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है बाबू लोग, ध्वनि तरंग की गति किस चीज पर निर्भर करता है, तो उसको देख लेना, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछता है। अभी हम लोग इस वीडियो में थोड़ा इसकी बेसिक जानकारी को देख रहे थे, अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके अगले वीडियो में और ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि ये छोटा छोटा वीडियो रहता है तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। ध्यान देना, ध्वनि तरंग की गति किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम का तापमान पर, माध्यम होगा यहाँ बाबू लोग, है ना, माध्यम का तापमान पर, यानी कि जो भी माध्यम में गति कर रहा है आपका साउंड, है ना, जो भी माध्यम में गति कर रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, उस पर डिपेंड करता है आपका ध्वनि तरंग की गति। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हो सकता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने पर उसका चाल बढ़ जाए, या हो सकता है घट भी जाए। उसकी आर्द्रता पर, कहने का मतलब उसकी जो आर्द्रता रहता है ना, उसका जो वेटनेस रहता है, उसका नमी रहता है, उस पर भी गति निर्भर करता है बाबू आप लोग गति, है ना। और पदार्थ का जो घनत्व रहता है, उसका डेंसिटी रहता है, उस पर भी निर्भर करता है। अगर ज़्यादा रेयर रहेगा तो हो सकता है गति कुछ और रहेगा, डेंसर रहेगा तो हो सकता है आपकी गति कुछ और रहेगा। और ध्यान देना, अगर बात करें ध्वनि तरंग की चाल के बारे में, अगर यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, ध्वनि तरंग की चाल के बारे में बात करें, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो उसका चाल होता है बाबू लोग 332 मीटर प्रति सेकेंड। हमने अभी तुरंत बताया ध्वनि तरंग की गति निर्भर करता है किस पर, तो माध्यम का तापमान पर, आर्द्रता पर और पदार्थ का घनत्व पर। अगर ध्वनि तरंग की चाल 0 डिग्री सेल्सियस में पूछ दे तो इसका होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगर वही ध्वनि तरंग की चाल 20 डिग्री सेल्सियस में पूछ दे तो इसका हो जाता है 343 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि मैक्सिमम होता है बाबू लोग, ठीक है। अगर यदि इससे भी और आगे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है टेम्परेचर आपका जो चाल है ध्वनि तरंग का वो घट जाए, यानी कि मैक्सिमम किस में होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। और आगे बात करें ध्वनि तरंग की चाल के बारे में, तो ध्वनि तरंग की चाल सबसे ज्यादा होता है बाबू लोग आपका ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि तरंग की चाल सबसे ज्यादा किस में, तो सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। और लास्ट पॉइंट है बाबू लोग इस वीडियो का, इसको भी देख लो, इससे भी क्वेश्चन लगातार एग्जाम हॉल में पूछता है। क्या पूछ देता है, बताओ कि ध्वनि की गति जो है, यानी ध्वनि तरंग की जो चाल है किस पर निर्भर नहीं करता है ना। आपका ऑप्शन में दे देगा ठोस में, द्रव में, गैस में, दाब में, बल में, कुछ भी दे सकता है ना। तो ध्यान देना, जो आपका जो दाब होता है इस पर डिपेंड नहीं करता है, कौन, तो ध्वनि की गति। ध्वनि की गति निर्भर नहीं करता किसमें बाबू लोग, दाब पर निर्भर कोई नहीं करता। कितना भी दाब रहे, कम दाब रहे या ज्यादा दाब रहे, मध्यम दाब रहे, उस पर कोई भी डिपेंड नहीं करता है। ध्वनि का जो चाल होगा एकदम से फिक्स होगा, ठीक है। हमने अभी पुनः बताया है, ध्वनि की चाल मैक्सिमम ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, परंतु ध्वनि की गति जो है बाबू लोग दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यदि आप अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो अगला वीडियो को अवश्य देखें।